औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्लास ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। चलें जी क्लास। तो लास्ट क्लास में इफ़ यू रिमेंबर वी फेस सम इश्यूज इन टर्म्स ऑफ क्लास, जिसमें आपकी क्लास कुछ कहीं ना कहीं कुछ हद तक रह गई थी बिकॉज ऑफ द सिस्टम इशू। बट अब जो है बेसिकली हम आप लोगों को डेफिनेटली आगे की चीज़ें लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अरीज, मेरे पास जो रिकॉर्डेड लेक्चर था वो ऑलरेडी आ चुका था पहले ही, बट हमारी ये ख्वाहिश थी, हमारी ये कोशिश थी कि हम आपको उस लेक्चर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उस उन इश्यूज़ में भी आप लोगों की वो हेल्प आउट करें। तो ऑब्वियसली लेक्चर सिर्फ दे देना इनफ नहीं होता, उसको जब आप अटेंड कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके इश्यूज़ जो होंगे उनको भी एड्रेस करना है और उनको सॉर्ट आउट करना है। तो हमने इसी बिहाफ में ये फैसला किया था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि अभी राइट अवे जो है मैं वो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड वी विल बी एट द बैक। जो भी आपके सवाल होंगे आप लोग वो सवाल कीजिएगा रिगार्डिंग द लेक्चर। और पीछे पूरी टीम है, बिलाल इज़ देयर, उमैर इज़ देयर, आई एम देयर, एंड आई होप जो इज़ान है वो भी अगर कनेक्टेड हैं तो वी वुड बी हेल्पिंग यू आउट इन दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। So let's not waste the further time, and I hope that you people are now are ready to attend that particular lecture, which will ultimately help you in this term. I just want you to just wait for a few seconds and let me just make it available for you. देखिए अब अगला हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान ये है कि फ्लटर और डार्ट आप लोगों को आ चुकी है और काफ़ी हद तक हमने आपको सिखा दिया है। आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो सो दैट यू पीपल कैन एक्चुअली लर्न द बेस्ट आउट ऑफ इट। बट एट द सेम टाइम मेरी ये भी कोशिश है कि आप लोग जो है जो डेवऑप्स की हमने बात की थी उसके मैं कुछ आप लोगों को ये करवाऊँ। सो probably there will be like 3 to 4 more classes of this particular area कि जिसमें हम आप लोगों की लर्निंग पे काम कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट वी श्योरली विल बी एबल टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड टू गिव द न्यू अपॉर्चुनिटीज। आई होप दैट नाउ यू पीपल आर रेडी एंड वी आर एट द बैक टू सपोर्ट यू। जो भी इश्यूज़ होगा आप लोग लाजमी पूछे और हम इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। ओके, हम पिछली क्लास से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने क्या करवाया था। हमने एक लॉगिन की स्क्रीन बनाई थी, ठीक है, जो आपको अभी इस वक्त सामने नज़र भी आ रही है। और इस लॉगिन की स्क्रीन के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे यूज़र लॉगिन पे क्लिक करता है, फायरबेस ऑथ के थ्रू हम सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करवाते हैं। फिर जो भी यूज़र आता है हम फायर स्टोरेज के अंदर जाते हैं, यानी फायर स्टोर के अंदर जो डेटाबेस है वहाँ पे जाके उस यूज़र का डेटा निकालते हैं और हम होम स्क्रीन के ऊपर नेविगेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटा आ रहा है। अच्छा, ये डेटा ना हमने होम स्क्रीन के ऊपर पास भी करना है, तो मैं हाथ के हाथ यहाँ पास कर देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि हमें डेटा की ज़रूरत आगे क्यों है, ठीक है। तो मैं यहाँ से डेटा को पास करवा देता हूँ अगली स्क्रीन के ऊपर। ओके, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और एक बार चला के देखता हूँ कि मेरा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। मैंने यहाँ से लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पोस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन अभी क्योंकि कोई पोस्ट है नहीं, डेटाबेस बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ पे अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब करना क्या था, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ कि पोस्ट नहीं डालता। लेट्स डू कि हम सबसे पहले जो है ना यहाँ पे इनपुट फील्ड है, ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज की। तो इसको हम फंक्शनल बनाते हैं और मैं यहाँ पे जो भी डेटा डालूँगा वो मुझे फायरबेस के अंदर स्टोरेज के अंदर यहाँ पे पहुँचाना होगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर सिर्फ एक यूज़र का डेटा होगा जो कि अभी मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोस्ट का कलेक्शन बनेगा और यहाँ पे न्यू पोस्ट आनी शुरू होंगी,
ठीक है, सबसे पहले वो काम करते हैं। तो अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास टाइटल की फ़ील्ड है, डिस्क्रिप्शन की फ़ील्ड है। अगर मैं होम स्क्रीन के अंदर चला जाऊँ, अच्छा इससे पहले का जो कोड अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो पिछले लेक्चर्स को देखें। अब वो ज़ाहिर है मैं रिपीट नहीं करवा सकता, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बटन है, यहीं कहीं है, ये रहा, नहीं बटन पिक एन इमेज का। अच्छा एक और बटन यहाँ पे चाहिए और वो होगा सबमिट अ पोस्ट के नाम से, ठीक है। और इस सबमिट अ पोस्ट के बटन के अंदर मैं सबमिट का एक फ़ंक्शन कॉल करूँगा और ये सबमिट का फ़ंक्शन बना हुआ नहीं है तो यहाँ पे क्विकली एक बना लेते हैं, वॉइड सबमिट। और ये सबमिट का फ़ंक्शन क्या कर रहा होगा, फ़िलहाल जो भी इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको प्रिंट करवा लेते हैं। अच्छा आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब भी हम ये टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं और हमें इनकी वैल्यूज़ के साथ या इस टेक्स्ट फील्ड के साथ कोई भी मैनिपुलेशन करनी होती है तो हम एक कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोलर बना हुआ है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर मैंने टाइटल के लिए बनाया हुआ है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए बनाया हुआ है, और ये कंट्रोलर मैंने इन टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पास किया हुआ है, ठीक है। तो जब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इन्हीं कंट्रोलर्स का यूज़ करूँगा। अब वैल्यू कैसे मिलेगी, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। मैंने कहा स्ट्रिंग टाइटल इज़ इक्वल्स टू टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, स्ट्रिंग description is equals to description controller dot text, और इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। टाइटल इज़ टाइटल एंड description is description। ओके इसको क्विकली रिफ़्रेश करते हैं, रन करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। स्क्रीन को मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके मैंने अभी फ़िलहाल अगर मैं डायरेक्टली करूँगा अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि ये ब्लैंक पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे आके, अच्छा बाय द वे अगर आपको स्क्रीन को क्लियर करना है ना तो आप अपने कमांड लाइन में रहते हुए सी दबाएंगे तो आपकी जो कमांड लाइन है क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने अभी क्लियर किया। अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ान एज अ टाइटल एंड जहांगीर एज डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ इसको और अब मैं यहाँ से सबमिट करने जा रहा हूँ। मैंने जैसे ही सबमिट किया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइटल इज़ इज़ान आ गया, डिस्क्रिप्शन इज़ जहांगीर आ गया, यानी कि मैं सक्सेसफुली रीड कर पा रहा हूँ इन इनपुट फील्ड्स को, ठीक है। सबसे पहला काम तो यही था कि मैंने रीड करना था। नेक्स्ट काम क्या है, एक पोस्ट के अंदर हमारे पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एक इमेज होनी चाहिए। अच्छा इमेज को उठाने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज पिकर लगाया हुआ है, ठीक है। ये काम कर रहा है सही से, ये इमेज पिकर आ रहा है आपके पास। ये इमेज पिकर मैंने किस तरह लगाया है वैसे ये पिछली क्लास में बता चुका था, लेकिन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये इमेज पिकर इस तरह से काम कर रहा है कि मेरे पास एक पैकेज है इमेज अंडरस्कोर पिकर के नाम से। अच्छा ये जो पैकेज है ना ये वेब पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ एंड्रॉयड और iOS के लिए है। तो अगर आपको वेब पे लगाना है तो आपको इमेज पिकर वेब करना पड़ेगा और वो ये वाला पैकेज है, ठीक है। तो आप वेब पे ये वाला पैकेज लगाओगे, उसी तरीके से लगाओगे जैसे मैंने वो वाला लगाया। अब ज़ाहिर है मैं ये लगा के आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस पैकेज को मैंने ओपन किया और अब इनका, अब ये ज़ाहिर है बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है तो आप इसको रीड करोगे। इन्होंने बताया हुआ है कि इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, इस तरह से इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद रीडमी में चले जाओ, यहाँ पे iOS के लिए क्या काम करना है वो बताया हुआ है। एंड्रॉयड के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, जो 2-3 चीज़ें हैं वो इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। अच्छा अब इमेज कैसे पिक करते हैं, इन्होंने बताया कि भाई आपने सबसे पहले इमेज पिकर के जो क्लास है उसको इनिशियलाइज़ करना है और फिर उसके अंदर एक मेथड है गेट इमेज के नाम से जिसको आप कॉल करते हो, इसके अंदर सोर्स पास करते हो और वो ये चीज़ें मैंने खुद से नहीं लिखी, ठीक है ना, मुझे याद है, मुझे याद नहीं ये सारी चीज़ें। मुझे जब भी लगाना होता है मैं गूगल पे जाता हूँ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत तेज़ी से चेंज होती है। आज ये वाला पिकर यूज़ हो रहा है, हो सकता हो कल नया पिकर आ जाए, तो आप हर चीज़ ना सीख नहीं सकते, तो आपको ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैं पिछली क्लास में ही था तो मुझे नहीं पता था कि ये जो इमेज पिकर है ये वेब पे काम नहीं करता। जब मैंने लगाया तो मुझे पता चला ये वेब पे काम ही नहीं करता। अब मैं क्या करूँ, तो अब मैं गूगल पे गया, मैंने लिखा इमेज पिकर वेब, ये मुझे बता देगा कि वेब के लिए कौन सा इमेज पिकर लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा सर्च करना और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना आना चाहिए। ओके अब क्या, तो अब ये कि अब ये जो इमेज है ये मुझे रिटर्न करती है एक इमेज
ठीक है। और इस इमेज को मैं ज़रा यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ कि ये इमेज में मुझे एक्चुअली में क्या मिल रहा है। ठीक है, इसको सेव करते हैं। मैं यहाँ से रिलोड करता हूँ स्क्रीन को क्लियर। अच्छा, स्क्रीन को क्लियर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि रीड करने में आसानी हो, वरना बहुत सारी चीज़ें सामने हो जाती ना, रीड नहीं हो पाता। मैंने इस इमेज को पिक किया। ओके, एक सेकेंड दोबारा रिलोड कर लेते हैं, शायद ठीक से रिलोड नहीं हुआ था। पिक इमेज, मैंने इस इमेज को पिक कर लिया। ओके, इसने मुझे दे दिया इंस्टेंस ऑफ अ पिक्ड फाइल। पिक्ड फाइल का एक इंस्टेंस मुझे दे रहा है। अच्छा, अब इससे तो मुझे कुछ खास चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं ज़रा एक काम करता हूँ कि इस इमेज के अंदर देख लेता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। तो इसके अंदर है ओपन रीड, टू स्ट्रिंग, रीड एज स्ट्रिंग, पाथ। ओके, ये एक काम की चीज़ है। इसको ज़रा प्रिंट करवा के देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैंने यहाँ से इमेज को पिक किया, ये मुझे पाथ दे रहा है कि मेरी इस डिवाइस के अंदर वो इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, पाथ समझ में आ जाए ना कि कौन से फ़ोल्डर में कहाँ पे वो चीज़ पड़ी हुई है, मुझे पाथ दे रहा है। अच्छा, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि हम इसमें से पाथ भी देख सकते हैं। इसने मुझे इमेज दे दी ना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे नहीं पता क्या है, मुझे लाइब्रेरी बता रही है। जैसे मैं इस पर डॉट करता हूँ, मुझे बताया था भाई ये चीज़ें अवेलेबल है। अब इसमें से जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी वो मैं ले लूँगा। अभी मुझे भी नहीं पता किस चीज़ की ज़रूरत है, आहिस्ता आहिस्ता देखते किस चीज़ की ज़रूरत है। इमेज तो मुझे मिल गई। अच्छा, अब ये जो पाथ है, अब मेरा सवाल ये है, और इस चीज़ को ज़रा आप लोग सोचो कि ये जो पाथ मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ के ऊपर, ये जो पाथ मैंने दिखाया, अगर मैं ये पाथ डेटाबेस में सेव कर लूँ तो क्या मेरा काम बन जाएगा? 2 मिनट सोचो इस बारे में। इस वीडियो को पॉज करो और सोचो इस बारे में कि अगर मैं ये पाथ, ये जो पूरा पाथ है, अगर मैं इसको डेटाबेस में ले जाके यहाँ पे ले जाके सेव कर दूँ, जैसे मेरा यूज़र नेम सेव हुआ है और कोई और यूज़र अपने पास एप्लीकेशन चलाएगा, उसके पास ये इमेज आएगी, तो क्या ये सही तरीका है? नहीं है सही तरीका। ठीक है, क्यों है नहीं सही तरीका? उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो पाथ है ना, ये पाथ आपकी डिवाइस का पाथ है कि ये इमेज जो है वो आपकी इस डिवाइस के अंदर कौन से फ़ोल्डर में कहाँ पे रखी हुई है, वो ये उस चीज़ का पाथ है। ये पाथ दूसरे लोगों के पास उसी वक्त सही चलेगा अगर यही सेम इमेज सेम नाम के साथ उनके पास भी पड़ी हुई हो। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। आप फेसबुक खोलते हो, आपके सामने 10,000 इमेजेस आती है, वो आपकी डिवाइस में तो नहीं होती। तो इसका मतलब कि जो पाथ है, जो लोकल डिवाइस का आपके पास इस इमेज का पाथ है, ये हमारे काम का नहीं है। ये सिर्फ उस वक्त तक काम का है अगर मैंने ये इमेज सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल के अंदर इस वक्त दिखानी थी, यानी कि जैसे आपने पिक की, मैंने स्क्रीन मोबाइल के ऊपर दिखानी थी, तो ये मेरे काम का था। लेकिन मैंने इसको डेटाबेस में भेजना है ताकि दूसरे लोग देख सकें जिनकी डिवाइस में ये इमेज नहीं है। तो इसलिए ये पाथ मेरे काम का नहीं है, क्योंकि ये पाथ उसी वक्त सही काम करेगा अगर ये इमेज आपकी डिवाइस में लोकल पड़ी होगी। तो अब मैं क्या करूँ? अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हम लोग यूज़ करेंगे फायरबेस का। हमने सबसे पहले डेटाबेस यूज़ कर लिया, ऑथेंटिकेशन यूज़ कर लिया, फिर मैंने आपको बताया था हम एक तीसरी चीज़ यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं फायरबेस स्टोरेज। फायरबेस स्टोरेज क्या करता है कि किसी भी इमेज को लेता है, मतलब आप कोई भी इमेज उसको देते हो और वो अपने पास उसको सेव कर लेता है, अपने पास स्टोर कर लेता है। जस्ट लाइक के समझ लो कि फायरबेस ने आपको एक फ़ोल्डर दे दिया है और उस फोल्डर के अंदर आप जितनी भी इमेजेस, जितनी भी वीडियोस चाहो, एक लिमिट के अंदर रहते हुए 5 GB की लिमिट है, आप चीज़ें स्टोर कर सकते हो। और फिर उसका एक URL हमें मिल जाएगा। ठीक है, जो भी हम स्टोरेज के अंदर डालेंगे उसका एक URL मिल जाएगा और वो URL ग्लोबल होगा। मैं किसी भी बंदे को वो URL दे दूँ, वो उस URL से फ़ाइल को ले सकता है। ठीक है, इसका मैंने आपको डेमो भी करके दिखाया था कि मैंने एक फ़ाइल अपलोड की थी पिछले क्लास में और मैंने उसका URL कॉपी करके आपको दिखाया था कि वो URL वर्किंग में होता है। क्योंकि अब देखो ये भी URL है। मैं सिर्फ ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे उनको समझाना चाह रहा हूँ, ये भी एक URL है। ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ये URL आपके डिवाइस में लोकली रखा हुआ है। लोकली रखने का मतलब ये है कि आपके डिवाइस के मेमोरी कार्ड में, यहाँ पे फ़ोन स्टोरेज के अंदर लोकली रखा हुआ है, ये उसका URL है। ये सिर्फ आपके डिवाइस के हद तक सही चलेगा, लेकिन अगर ये URL मैं अपने पास भी चलाना चाहूँगा, मेरे पास वो इमेज नहीं है, इस वजह से URL मेरे पास सही नहीं चलेगा। लेकिन इस फायरबेस स्टोरेज के केस में ये URL सही चलेगा, क्योंकि अब ये किसी की डिवाइस में वो इमेज नहीं रखी हुई, बल्कि फायरबेस के कंप्यूटर में रखी हुई है, उसके हार्ड डिस्क में रखी हुई है, और उसने हमें एक ऐसा URL दिया है कि हर बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। ओके, इसमें अपलोड कैसे करते हैं? उसके लिए वही हम फ्लटर फायर के डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, जिसके लिए हम ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस के लिए भी गए थे। यहाँ पे ऑप्शन हमें नज़र आएगा क्लाउड स्टोरेज का।
और इसमें मैं गया डॉक्यूमेंटेशन में। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि सिर्फ क्लाउड स्टोरेज ही हमारे पास एक सॉल्यूशन नहीं है, ये तो फायरबेस ने दिया है। इसके अलावा और भी सॉल्यूशंस होते हैं। AWS का अलग सॉल्यूशन है, गूगल का सॉल्यूशन है, गूगल ड्राइव में आप रख सकते हो। क्लाउड नहीं एक बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन है, लेकिन हम अभी क्योंकि फायरबेस यूज़ कर रहे हैं तो हम फायरबेस की ही सर्विसेज को अगर यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए मैं आपको क्लाउड स्टोरेज, और ये थोड़ा आसान भी है, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट में लगा लो, या आई गेस कि मैंने पिछली क्लास में लगा दिया था। एक बार डबल चेक कर लेता हूँ मैं। यप, लगा हुआ है। पिछली क्लास में मैंने फायरबेस स्टोरेज लगा लिया था, तो वैसे ही लगाना है जैसे हमने ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस लगाया था। अगर किसी को याद नहीं है तो पिछले लेक्चर को जाके देख ले। ये ऑलरेडी लगा हुआ है, अब इसको सिर्फ इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको इंपोर्ट किया, ठीक है। मैं होम स्क्रीन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। जैसे बाकी चीज़ें इंपोर्ट की थी, इसको भी इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट काम ये करना है कि इसका एक इंस्टेंस बनेगा, ठीक है। इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं। अब ये देखो, ये चीज़ें मैंने याद नहीं की हुई, मैं डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ रहा हूँ और वहाँ से ढूंढ के निकाल रहा हूँ। तो आपने भी इन चीज़ों को याद नहीं करना, सिर्फ समझना है, और फिर इन दी फ्यूचर तो आपने डॉक्यूमेंटेशन का ही इस्तेमाल करना है। ओके, तो इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, नहीं, इसको सबमिट के टाइम पे मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। मैंने एक इंस्टेंस बना लिया, और अब ये कहता है कि एक रेफरेंस बना लो, ठीक है। एक रेफरेंस बना लेते हैं। चलो ठीक है, इसी तरह से रेफरेंस बना लेते हैं। और अच्छा, रेफरेंस के अंदर ये हमसे नाम पूछ रहा है। नाम क्या रखा जाए, नाम क्या रखा जाए। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, image.jpeg नाम रख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी फ़िलहाल ये नाम रख दिया। ओके, उसके बाद क्या करना है, डाउनलोड URL, अपलोडिंग फाइल। ये रहा। फाइल कैसे अपलोड की जाए, absolute path is on the device, for example if a path is with the application document directory we can use path provider। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। once your absolute path has been created can be passed as a file instance to the put file method। पुट फाइल का एक मेथड बनाना है, फाइल में रखना है, और काम हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये काम करना है कि ये जो पाथ मैंने भी आपको दिखाया था यहाँ पे, सबसे पहले मुझे ये पाथ चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि लेट्स से कि इस स्टेटलेस विजिट को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ एक स्टेटफुल विजिट के अंदर, या एक स्टेटफुल विजिट के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, स्टेटफुल में मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब एक स्टेट चाहिए। स्टेटलेस विजिट के अंदर हम स्टेट्स को नहीं बना सकते। ये बेसिक फ्लटर में हमने यकीनन सीखा होगा, सर बिलाल ने आपको बताया होगा, ये बेसिक फ्लटर है। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर आपने अपने विजिट के अंदर कोई डेटा सेव करना होता है ना, तो आप उसको स्टेट कहते हैं। तो उसके लिए स्टेटलेस विजिट में आप काम नहीं कर सकते, आपको स्टेटफुल विजिट में जाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने एक स्टेटफुल विजिट बना लिया। ओके, मैं यहाँ पर एक स्टेट बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने नाम रख दिया इमेज पाथ के नाम से, ये होगा स्ट्रिंग इमेज पाथ, ठीक है। एक स्टेट बना लिया। जैसे मुझे ये इमेज मिलेगी मैं इसके पाथ को सेट स्टेट करके इमेज पाथ इज़ इक्वल्स टू इमेज डॉट पाथ में सेव करवा दूँगा, ठीक है। इससे ये होगा कि जैसे ही मैंने ये इमेज पिक की, मुझे उसका पाथ मिला और मैंने उसको सेव करवा दिया इस स्टेट के अंदर। इस स्टेट में इसलिए सेव करवाया क्योंकि जब मैं सबमिट करवाने जाऊँगा तो मुझे इस पाथ की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद जब मैं सबमिट करवाने जाऊँगा तो ये इमेज है मेरे पास। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, तो मैंने कहा फाइल इज़ इक्वल्स टू फाइल, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया इस इमेज पाथ को, ठीक है। ये फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट करने का मुझे कह रहा है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं .io के अंदर से, ठीक है। ये फ़ाइल जो है ना एक क्लास है जो कि हमें इस पैकेज के अंदर मिलती है, तो ये पैकेज का इंपोर्ट होना ज़रूरी है इसको यूज़ करने के लिए। ओके, इसको मैं एक ट्राई कैच के अंदर डाल देता हूँ और एक एसिंक्रोनस लगा देता हूँ, क्योंकि ये जो है वो एसिंक काम है, इसमें फ्यूचर्स का यूज़ होगा जो मैं पहले समझा चुका हूँ आपको, और इसलिए मैंने यहाँ पे एसिंक लगाया है। कोई एरर आता है तो उस केस में मैं यहाँ पे एरर को
प्रिंट करवा लेता हूँ। और नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, हमने फ़ाइल को पुट करना है, ठीक है, जो कि रेफरेंस के ऊपर हम इस मेथड को कॉल करेंगे पुट का। ओके, तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि ये मेरे पास रेफरेंस है, इसको लिया, इसके ऊपर एक मेथड है पुट फाइल का, और इसमें मैंने ये फ़ाइल डाल दी और मैंने यहाँ पे कर लिया अवेट। और जब ये पुट हो जाएगा तो मैं एक प्रिंट करवाता हूँ, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, सबसे पहले मैंने फायरबेस स्टोरेज इंस्टेंस बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक रेफरेंस क्रिएट किया। रेफरेंस का मतलब है कि कहाँ पे फाइल अपलोड करनी है, यानी फायरबेस के स्टोरेज के अंदर भी हम मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं, तो कौन से फोल्डर में अपलोड करनी है और उसका क्या नाम होगा उस फाइल का, तो उसको हम रेफरेंस कहते हैं। तो उसका एक रेफरेंस जनरेट किया और फिर इस रेफरेंस के अंदर एक पुट फाइल का मेथड है। ये सब मेथड हमें फायरबेस प्रोवाइड कर रहा है। पुट फाइल का मेथड है, इसके अंदर वो फाइल पास कर दी, ये पाथ इमेज का जो यूज़र ने चूज़ किया था, और ये फाइल वहाँ फायरबेस पे जाके अपलोड हो जाएगी। इसको ट्राई करते हैं। मैंने रिलोड किया, स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से आके मैंने पिक फाइल पे क्लिक किया, इस फाइल को उठा लिया, तो इंतज़ार करते हैं। ओह ओके, सॉरी, एक गलती हो गई। मैंने सबमिट तो किया ही नहीं। सबमिट करने के बाद जब हम ये फ़ाइल को पिक करेंगे ना, तो ये वाला मेथड चलेगा। ये तो क्या करेगा, यूआरएल को इस वेरिएबल में रख देगा, इस स्टेट के अंदर रख देगा। अपलोड तो मैं सबमिट के ऊपर करवा रहा हूँ ना, सबमिट नहीं की मैंने। सबमिट कर लेते हैं। ओके, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ये वाला प्रिंट आ गया, इसका मतलब मेरी फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। मुझे कैसे पता चलेगा, मैं वापस जाऊँगा फायरबेस के अंदर, अपने स्टोरेज के अंदर जाऊँगा, स्टोरेज के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं करूँगा रिलोड, और ये आ गई मेरी फ़ाइल, ठीक है, वही वाली फ़ाइल है जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया था। इसका एक डाउनलोड यूआरएल होगा जो कि ये रहा, और इस यूआरएल को मैं अगर किसी को भी भेज दूँ और वो अपने ब्राउज़र में ऐसे डाल दे, तो उसके पास ये इमेज चलने लगेगी, क्योंकि ये फायरबेस पे अपलोड हो चुकी है। ओके, इमेज अपलोड हो गई। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसका हमें ये वाला यूआरएल चाहिए, ये वाला यूआरएल चाहिए। अब ये यूआरएल ज़ाहिर सी बात है, आप अपने कंसोल पे, अपने फायरबेस के डैशबोर्ड पे जाके बार बार कॉपी तो नहीं करोगे ना, ये काम भी हमें अपनी एप्लीकेशन में करना है, ऑटोमेटिक करना है। कैसे होगा देख लेते हैं। इन्होंने हमें दिखाया हुआ है डाउनलोड यूआरएल, इसमें जाते हैं। ये हमें कहता है कि भाई अपने रेफरेंस के ऊपर फंक्शन कॉल करो गेट डाउनलोड यूआरएल, और ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, अवेट करना पड़ेगा, और ये आपको एक स्ट्रिंग में पास कर देगा डाउनलोड यूआरएल। ओके, समझ गया, ये रेफरेंस है, इस पर एक फंक्शन कॉल होगा डाउनलोड यूआरएल का, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, और ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग जो कि हम कहेंगे डाउनलोड यूआरएल, और इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है, और इसको चेक करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से एक इमेज को पिक किया, कौन सी इमेज को पिक करूँ, लेट्स से मैंने ये इमेज पिक कर ली और यहाँ से सबमिट किया। इमेज अपलोड हो गई, ये डाउनलोड यूआरएल मिल गया। इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और ब्राउज़र में जाके ले जाके पेस्ट करूँ, ये इमेज अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो अब मेरे पास टाइटल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, इमेज भी अपलोड हो गई और उसका यूआरएल भी मिल गया। अब क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे डेटाबेस में जाना है और डेटाबेस के अंदर यहाँ पे एक न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है। तो वो काम तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। आपने यूज़र्स के अंदर एक नया यूज़र क्रिएट किया था, सेम चीज़ को फॉलो करते हुए हम पोस्ट भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। कैसे किया था, मैं वापस जाता हूँ अपने रजिस्टर वाली स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मुझे याद नहीं है। लाइक आई सेड, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। इन चीज़ों को सिर्फ समझना है और फिर आपके पास हमेशा डॉक्यूमेंटेशन होगी। देखो, अगर रट्टा मारोगे ना तो नुकसान ये होगा कि आपको ये तो बहुत अच्छा आ जाएगा, फायरबेस तो बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन आपने सारी ज़िंदगी फायरबेस से काम नहीं करना, ठीक है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम करते हो। मैंने अपनी फ़ील्ड में अभी 3 साल हो गए मुझे फ़ील्ड में काम करते हुए। दसियों क्लाइंट के लिए मैंने काम किया है। हर क्लाइंट जो है ना आपसे नई चीज़ मांगता है। हर क्लाइंट आपके पास आएगा, कोई कहेगा यार फायरबेस पे बना दो, कोई कहेगा यार पेमेंट लगानी स्ट्राइप लगा दो, कोई कहेगा एनएमआई लगा दो, कोई कहेगा इमेज अपलोड करनी क्लाउड नरी पे कर दो, कोई कहेगा कि S3 के ऊपर कर दो। मतलब 10,000 चीज़ें
आप सब कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए आप सीखते नहीं हो, आप सिर्फ समझते हो और आप एक स्किल सीखते हो जिसको कहते हैं गूगल करना। और जो चीज़ आपको चाहिए गूगल करो, गूगल पे सब मौजूद है, बस वहाँ से समझो चीज़ को, कॉपी करो, यहाँ ला के पेस्ट कर दो, ठीक है, सिंपल। अच्छा, रजिस्टर किया था मैंने, किस तरह से किया था, मुझे डीबी चाहिए, ये डीबी कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये डीबी के साथ मुझे ये कोड भी चाहिए, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। अच्छा, डॉक्यूमेंट, अच्छा लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई भी नया डेटा सेट करेंगे डेटाबेस के अंदर, आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। मैंने आपको ये कहा था कि आप डॉक्यूमेंट आईडी, हर डॉक्यूमेंट की एक आईडी होती है। अच्छा, मैं इसको विजुअली दिखा देता हूँ ताकि और बेहतर समझ में आए। देखो, जैसे कि ये यूज़र्स है, ठीक है, इस हर यूज़र की ना एक अलग आईडी होगी। अगर मैं एक नया यूज़र ये ऐड करूँगा, उसकी एक अलग आईडी होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र ऐड कर देता हूँ, मैंने कहा यूज़र नेम लेट्स से आयरन मैन और ईमेल एड्रेस iamironman@gmail.com। अब देखो, एक और यूज़र क्रिएट हो गया, अब इसकी एक सेपरेट आईडी बन चुकी है, ठीक है। तो हर हर एक कलेक्शन के अंदर हर एक डॉक्यूमेंट की एक अलग आईडी होती है जो कि यूनिक होती है, और इसी आईडी से आप इस डॉक्यूमेंट को बाद में पहचानते हो। क्योंकि अगर मैंने यूज़र नेम फॉर एग्जांपल आयरन मैन रखा है, तो मेरे पास अगर 1 बिलियन यूज़र है या 1 मिलियन यूज़र है, बहुत सारे यूज़र्स का नाम आयरन मैन हो सकता है। तो मैं इस यूज़र को यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करूँगा अपने डेटाबेस के अंदर, मेरे पास कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए जो कि इतनी यूनिक होनी चाहिए कि वो एक ही आईडी जनरेट हो एक यूज़र के लिए, फिर दोबारा कभी भी जनरेट ना हो। तो इसलिए फायरबेस हमें एक ऑप्शन देता है कि आप डॉक्यूमेंट आईडी खुद से भी डाल सकते हो, ठीक है। आप जो भी डालोगे मेक श्योर कि वो यूनिक होनी चाहिए, और अगर आप खुद से नहीं डालते तो वो आपको हमें ऑप्शन देता है ऑटो जनरेट की, ठीक है। और वो आपको गारंटी देता है कि ये हमेशा यूनिक होगी, कभी भी एक आईडी 2 बार जनरेट नहीं होगी, ये फायरबेस की गारंटी है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जब हम यूज़र जनरेट कर रहे थे तो हम ये डॉक्यूमेंट आईडी खुद से बताते थे फायरबेस को कि भाई ये वाला डॉक्यूमेंट रखना। अगर मैं ये खुद से नहीं बताता, फायरबेस खुद से एक डॉक्यूमेंट जनरेट करता, लेकिन मैंने यहाँ पे खुद से एक बताया था कि भाई ये वाली आईडी रखना इस यूज़र की। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया था कि जब हम यूज़र से एक नया अकाउंट बनाते, ठीक है, जब एक नया अकाउंट बनता है तो फायरबेस जो है ना उस अकाउंट को खुद से एक आईडी जनरेट करता है जो कि यूज़र आईडी होती है, जो कि इस फायरबेस के इस आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर इस यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। हम ईमेल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ईमेल से नहीं करते यूनिकली आइडेंटिफाई, हम इस आईडी से करते हैं। तो हर यूज़र के पास एक यूनिक और एक हाँ, एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। फायरबेस हमें ऑलरेडी बना के देता है। तो इसलिए जब मैं डेटाबेस में यूज़र का डेटा सेट करवा रहा था, तो मैंने कहा था कि हम इस डॉक्यूमेंट को इसकी आईडी जो है वो खुद भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक पहले से आईडी मौजूद है जो कि फायरबेस ने बनाई थी इस यूज़र के लिए, हमने वो यहाँ पे सेट कर दिया था। लेकिन डॉक्यूमेंट जो हम अभी पोस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, पोस्ट के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जब मैं पोस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो आईडी रखनी है मैं यूज़र आईडी नहीं रख सकता। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि मैं एक यूज़र जो है ना मल्टीपल पोस्ट रखेगा। अगर मैंने यूज़र आईडी रख दी यहाँ पे, तो फिर तो ये यूनिक नहीं रहा, क्योंकि अगर एक यूज़र जो है मल्टीपल पोस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो फॉर एग्जांपल आईडी अगर 1 2 3 थी एक यूज़र की, और अगर उसने 2 पोस्ट कर दी तो 2 मरतबा 1 2 3 आ गई, यूनिक तो रहा नहीं। हमें ये यूनिक रखना है, तो इस वजह से यहाँ पे हम यूज़र आईडी नहीं रखेंगे, बल्कि मैं कहूँगा फायरबेस को कि भाई आईडी तुम खुद से जनरेट कर दो जो कि यूनिक होगी, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए इस इतना लंबा समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने मेथड कोई और सा यूज़ किया था, अब मेथड कोई और सा यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेथड ये वाला यूज़ किया था क्योंकि हमें आईडी पहले से पता थी। यहाँ पे अब हम मेथड चेंज करेंगे क्योंकि आईडी हमें नहीं पता, आईडी फायरबेस खुद जनरेट करेगा। हटा दो। इतना समझाने का मकसद ये था कि ये जो लाइन नंबर 48 है ना, ये मुझे हटाना है। और फिर आपकी समझ में नहीं आता मैंने क्यों हटाया, तो मैंने इतना लंबा घुमा के समझाया है कि भाई इसको क्यों हटा रहे। लाइन नंबर 44 को डिलीट कर दो। ओके, इसको डिलीट कर दिया। अब मैं यूज़र तो नहीं बना रहा, मैं तो पोस्ट बना रहा हूँ, तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया पोस्ट, ठीक है। अब ये सेट का मेथड नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऐड, ठीक है। सेट का मेथड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें डॉक्यूमेंट आईडी पता होती है तो हम सेट का मेथड यूज़ करते हैं। जब हमें डॉक्यूमेंट आईडी पता नहीं होती और हम फायरबेस को कहते हैं भाई तुम खुद मैनेज कर लो इस चीज़ को, तो हम ऐड का मेथड यूज़ करते हैं।
तो मैंने सेट को हटा के ऐड रख दिया। यहाँ पे डेटा ये नहीं होना चाहिए, डेटा क्या होना चाहिए, सबसे पहले टाइटल, ठीक है, जो कि ऊपर टाइटल निकाला हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन, जो कि ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन निकाली हुई है, और अभी अभी जो मैंने डाउनलोड यूआरएल निकाला इसको भी सेट करना है। तो मैंने कहा इमेज डाउनलोड यूआरएल, ये एक एसिंक्रोनस मेथड है, यानी कि फ्यूचर का यूज़ हो रहा है, तो मैंने अवेट लगाया हुआ है। और जैसे ही ये सक्सेस होगा तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, बोलता हूँ पोस्ट अपलोडेड सक्सेसफुली। जस्ट मैं एक चीज़ मेक श्योर कर लूँ कि नीचे जो मैंने यूज़ किया हुआ है पोस्ट, इसमें की कौन कौन सी है, यूआरएल है, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। ओके, मैंने की का नाम गलत रखा है, यहाँ पे इमेज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यूआरएल होना चाहिए। ओके, इसको सेव करते हैं। और अब मैं जैसे ही यहाँ पे सबमिट पोस्ट करूँगा तो सबसे पहले मेरी जो इमेज मैंने सेलेक्ट की होगी वो सबसे पहले फायरबेस पे जाएगी, फायरबेस पे अपलोड होगी, वहाँ से एक डाउनलोड यूआरएल मिलेगा, फिर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और डाउनलोड यूआरएल के साथ मेरी पोस्ट अपडेट होगी डेटाबेस के ऊपर। और फिर जैसे ही डेटाबेस पे पोस्ट अपडेट होगी तो आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने यहाँ पर एक स्ट्रीम व्यू बिल्डर लगाया था, और इस स्ट्रीम व्यू बिल्डर के अंदर हमने रियल टाइम लगाया था कि रियल टाइम पोस्ट के कलेक्शन को हम लोग देख रहे थे कि जैसे ही रियल टाइम का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही यहाँ पे पोस्ट के कलेक्शन में कुछ भी चेंज होगा हमारा जो यूआई है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जैसे ही मैं अभी सबमिट करूँगा तो जो भी मैंने पोस्ट की होगी वो नीचे शो हो जानी चाहिए, नहीं होती तो इसका मतलब मैंने कोई भंड मार दिया। तो देखते कि काम होता है या नहीं। मैंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल पर्शियन कैट, ये टाइटल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने कह दिया दिस इज़ अ वेरी गुड कैट, और मैंने इमेज को पिक किया, यहाँ से मैंने कैट की इमेज उठा ली, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सबमिट नहीं किया। अब मैं जैसे ही सबमिट करूँगा, ओके, कुछ भी नहीं हुआ, लेट्स सी, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, फाइल तो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे रिलोड करूँ, ओके, इंटरेस्टिंग, डेटा मेरे पास नहीं आया, क्यों? ओह, आई थिंक मैंने रिलोड नहीं किया था, सॉरी माय बैड, मैंने रिलोड नहीं किया था। हमने जो चेंजेस किए उसके बाद सारे एप्लीकेशन को रिलोड भी तो करेंगे ना। मैंने अब रिलोड कर दिया, मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, मैं यहाँ से दोबारा से एक इमेज पिक कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से सबमिट करता हूँ। ओके, आपने देखा कि ये अपलोड हो गया सक्सेसफुली, और जो भी मैंने अपलोड किया था वो पोस्ट नीचे ऑटोमेटिकली आ चुकी है। और अगर अब मैं यहाँ पे जाके इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे एक पोस्ट का कलेक्शन बन चुका है, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट बन चुका है जिसके अंदर जो भी मैंने डेटा डाला था वो यहाँ पे आ चुका है। एक मरतबा और कर लेते हैं, मैंने कहा पर्शियन कैट, चलो कैट को हटाते हैं, आयरन मैन कर लेते हैं, आयरन मैन। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई एम आयरन मैन, यहाँ से मैंने इमेज को उठाया, आयरन मैन को उठाया, यहाँ से किया सबमिट। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे भी ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है, और ये आयरन मैन यहाँ पे भी आ गया। और अगर अब मैं यहाँ पे जाके स्टोरेज में देखूँ तो जो जो इमेजेस मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ वो यहाँ स्टोरेज में भी आपको नज़र आ रही होंगी। रिलोड, ओके, सिर्फ एक इमेज मौजूद है। अच्छा, इसका कोई रीज़न मुझे बता सकता है कि मैंने 2 इमेजेस अपलोड किए, मेरे पास सिर्फ एक क्यों नज़र आ रही है? जो मैंने लास्ट इमेज अपलोड की है सिर्फ वो इमेज क्यों नज़र आ रही है? कोई रीज़न दे सकता है? 2 मिनट दे रहा हूँ, मैं 2 मिनट नहीं दे रहा, आप वीडियो को रोको, 2 मिनट सोचो कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है, और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करो और सोचो। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सोच ही लिया होगा कि क्या रीज़न है। अब रीज़न मैं बताता हूँ। रीज़न है नाम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने कंप्यूटर की मिसाल ले लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, ईज़ान के नाम से, क्या मैं एक और फ़ोल्डर बना सकता हूँ ईज़ान के नाम से? मुझे कभी भी अलाउ नहीं करेगा कंप्यूटर। तो या तो मैं अपने इस फ़ोल्डर को ईज़ान के नाम से जो बनाया था इसको डिलीट करूँ, या फिर मैं इसको रिप्लेस करूँ अपने नए फ़ोल्डर के साथ। ईज़ान के नाम के 2 फ़ोल्डर यहाँ नहीं बन सकते, यही रीज़न है, यही एक चीज़ है फायरबेस के साथ भी
इमेज के नाम से एक इमेज बन चुकी है, अगर मैं एक और इमेज के नाम से इमेज अपलोड करूँगा तो पुरानी वाली रिप्लेस हो जाएगी और सिर्फ न्यू वाली बचेगी। तो यहाँ पर पुरानी वाली इमेज रिप्लेस हो चुकी है, अब मेरे पास पुरानी वाली इमेज नहीं है, ठीक है, वो रिप्लेस हो चुकी है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन यहाँ पर ये है कि दो सॉल्यूशन है। या तो मैं एक काम ये करूँ कि इस फाइल में जाऊँ, मतलब जो ये इमेज पाथ था, मैंने आपको इमेज पाथ दिखाया था थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने पिक की एक इमेज। ये इमेज पाथ को अगर मैं देखूँ तो इस पाथ के आखिर में जो है ना, यहाँ पे इमेज का नाम लिखा हुआ है। तो या तो मैं अपने कोड लिखूँ, कुछ दिमाग को दौड़ाऊँ और इस स्ट्रिंग में से, ये पूरा स्ट्रिंग है, इसमें से ये आखिरी वाले पार्ट को निकाल के इसको एज अ नाम इस्तेमाल करूँ। लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस सिनेरियो में मेरे लिए नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत से ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं जिसके अंदर नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और नाम आप चेंज ना करना चाह रहे हो। तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, इस यूआरएल में से लास्ट के पार्ट को अलग कर लोगे, ठीक है। लेकिन मेरे सिनेरियो में नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूँगा, मैं फायरबेस पे जाऊँगा और फायरबेस को बोलूँगा कि भाई मुझे नाम नहीं पता। फायरबेस को कह दूँगा भाई मुझे नाम नहीं पता, अब देख लो जो तुम्हें करना है। फायरबेस क्या करेगा, क्योंकि उसको काम करना है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो वो कहेगा चल यार ठीक है, मैं जो हो वो नाम खुद से जनरेट कर लेता हूँ। तो वो एक रैंडम नाम जनरेट कर देगा और हर मरतबा वो रैंडम होगा और यूनिक होगा, कभी भी एक नाम दो बार जनरेट नहीं होगा। मैंने अभी भी गौर किया कि ये जो लाइन है ये अननेसेसरी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और लेट्स ट्राई। यहाँ से मैं इमेज को पिक करता हूँ, यहाँ से मैंने ये वाली इमेज अपलोड कर दी, यहाँ से मैंने सबमिट कर दिया और ये फट गया। लेट्स सी क्या हुआ भाई। कैन नॉट अपलोड, यू शुड अपलोड टू अ लोकेशन सच एज गेट रेफरेंस इमेज डॉट पुट फाइल। ओके, ओके, तो एक प्रॉब्लम है। ज़ाहिर है फायरबेस में फ्लटर में पहली बार लगा रहा हूँ, फ्लटर में क्या पहली बार लगा रहा हूँ, फायरबेस में कोई 2 साल 2.5 साल के बाद फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने फायरबेस बहुत यूज़ किया है, लेकिन काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया था। और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद फायरबेस ना एटीट्यूड दिखाने लग गया है, कह रहा है भाई नाम मुझे बताओ, मैं नाम खुद से नहीं इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, तो मुझे नाम बताना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए ज़रा मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ, कोई ना कोई तरीका होगा जिससे ये नाम खुद से जनरेट कर ले। लेट्स सी, कोई ना कोई तरीका होगा यार, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार काम किया है फायरबेस पे और मैं नाम नहीं जनरेट करता था कभी भी, नाम फायरबेस खुद जनरेट करता था। तो लेट्स सी कि अगर मैं किसी तरह से या फिर एक काम ये किया जा सकता है, ओके, गूगल पे सर्च करते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल नेम फ्रॉम यूआरएल फ्लटर। लेट्स सी, अब जब फायरबेस अलाउ नहीं कर रहा तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं वही वाली मिसाल दूंगा कि सब कुछ मुझे नहीं आता, ठीक है, मैंने दूसरी लैंग्वेज से ज़्यादा काम किया है। मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर ये काम फ़ौरन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कई मरतबा, उसमें भी मैंने याद नहीं किया हुआ, मैंने 10 मरतबा गूगल किया था, लेकिन क्योंकि अब मैं कई मरतबा ये काम कर चुका हूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट में बिना गूगल किए ये काम कर लूँगा। फ्लटर में ज़ाहिर है मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कैसे होता है, तो हम गूगल सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई यू कैन यूज़ द बेस नेम फंक्शन फ्रॉम डार्ट पाथ लाइब्रेरी, यानी कि ये एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर एक बेस नेम का फंक्शन है। ओह, ये तो आसान हो गया। जावास्क्रिप्ट में तो मुझे खुद से लॉजिक लगानी पड़ती, फ्लटर ने तो ये काम आपको करके दे दिया है। चलो इसी को ट्राई कर लेते। मैंने यहाँ पे पाथ का लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली और अब ये मुझे कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि इसके अंदर बेस नेम का एक फ़ंक्शन है, उसको पाथ पास करो और ये आपको फ़ाइल दे देगा। चलो देखते हैं भाई कितना सच बोल रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि अगर मैं यहाँ पे ये बेस नेम लगाऊँ, बेस नेम, ये तो है ही नहीं। लेट्स सी, एक सेकंड, एज पाथ, और मेरा ख्याल है फंक्शन का नाम थोड़ा सा गलत बताया हुआ उस बंदे ने,
पाथ डॉट बेस नेम। ओके, ये रहा। और इसके अंदर मैंने बोला इमेज डॉट पाथ। ठीक है, तो अगर उस बंदे की बात सही है तो मुझे इस वेरिएबल के अंदर इस फाइल का नेम मिल जाना चाहिए। यानी कि आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूँ तो ये यूआरएल है और ये इसका नाम है। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे यूआरएल में से ये जो नाम वाला पोर्शन है ये कट होके मुझे इस वेरिएबल में मिल जाना चाहिए। ट्राई करते हैं। मैंने किया रिलोड, स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ आसानी के लिए। मैंने यहाँ से किया पिक एन इमेज, कुछ भी नहीं हुआ। ओह, मैंने फ़ाइल सेव नहीं की थी। ओके, फ़ाइल सेव कर ली, फिर से रिलोड किया, स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ से इमेज को पिक किया। ओके, तो बंदा सही कह रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट यूआरएल था और ये उसका नेम था और ये आपको नेक्स्ट लाइन में कट होके मिल चुका है। ठीक है भाई, तो फायरबेस की परेशानी तो हमने ख़त्म कर दी, हमें नाम मिल चुका है। अब मैं क्या काम करता हूँ, ये वाला कोड यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, पाथ जो है मैं स्टेट के अंदर रख रहा था, जब मैं सबमिट करने जाता हूँ तो यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि मुझे निकालना है स्ट्रिंग इमेज नेम इज़ इक्वल्स टू पाथ डॉट बेस नेम, और इमेज पाथ मेरे पास वेरिएबल है, इसमें से मुझे बेस नेम निकालना है। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ लाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, आई गेस कि मैंने काम सही किया है। ओके, काम सही है। अच्छा, ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया ना, कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल है और ये कुछ स्ट्रिंग है, तो इन दोनों को प्लस कर लेगा ये। यानी कि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इस इमेज नेम के वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी कर सकता था, एक ही बराबर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग है और प्लस कर दो इसमें ये वेरिएबल। ये चीज़ और वो चीज़ एक बराबर है, लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा कोड को पढ़ने में प्रॉब्लम कर रहा है, प्लस लगा हुआ है, ये वो मुश्किल हो रही है थोड़ी सी। और इसको जो है ना हमने इसको थोड़ा सा रीड करने में रीडेबिलिटी आसान हो रही है। कोई नया डेवलपर आएगा उसके लिए पढ़ने में आसानी होगी। इसको हम कहते हैं, मैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर किसी को समझ ना आए तो मज़ीद यूट्यूब करके पढ़ लेना। ओके, लेट्स ट्राई दिस। ये क्या कह रहा है, वैल्यू मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत किया है, ट्राई करके देखते हैं। अगर कुछ गलत किया होगा तो पता चल जाएगा। रिलोड किया, मैंने यहाँ से इमेज उठाई, ये वाली इमेज उठा ली और यहाँ से मैंने सबमिट कर दिया। ओके, अपलोड तो हुआ है, किस नाम से अपलोड हुआ है चेक कर लेते हैं। रिलोड, ओके, मैं समझ गया था मैंने कोई ना कोई गलती की, मैंने इंटरपोलेशन गलत की है। उसने उस वेरिएबल को देखने के बजाय, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू को देखने के बजाय उसके नाम को देख लिया है। इसका मतलब मैंने इंटरपोलेशन गलत की है। तो कैसे होती है, ये लगाने के बाद होती है। ओके 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 ओके, इंटरपोलेशन ऐसे होती है। ओके, जैसे कि मैंने कहा मेरी जावास्क्रिप्ट पे ज़्यादा हाथ सेट है, तो उसमें अलग तरह से होती है, इसमें अलग तरह से होती है। तो अगर मुझे समझ नहीं आता तो मैं गूगल पे जाता और मैं यहाँ पे लिखता डार्ट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ये मुझे बता देता कि भाई इंटरपोलेशन कैसे होती है। ठीक है, मुझे याद आ गया, तो अब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको सेव करते हैं और अब मैं यहाँ से इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ से जाके मैंने एक इमेज को पिक किया, सबमिट किया, सबमिट हो गया। अब अगर मैं जाके यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे उस नाम के साथ एक इमेज अपलोड हो गई होगी। ओके, ये नाम आ गया, यही नाम था जो कि यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा था। ठीक है, वैसा ही नाम है, इसके साथ एक इमेज अपलोड हो गई। अब मैं जब भी इमेज अपलोड करूँगा तो उसका नाम के साथ अपलोड होगी, तो कभी भी इमेज रिप्लेस नहीं होगी। पहले क्या किया था मैंने, इमेज डॉट JPEG जो है ना ये हार्ड कोड कर दिया था, यानी कि हर दफ़ा यही नाम था तो रिप्लेस हो जा रहा था। अब मैंने नाम जो है वो चेंज कर दिया। ओके, फॉर जस्ट कि कोई मसला ना हो, मैं एक बार डेटाबेस को क्लियर कर देता हूँ क्योंकि कुछ इमेजेस हमने ओवरराइट कर दी थी, तो मैं सेफ्टी के तौर पे
ज़रा पोस्ट के कलेक्शन को डिलीट कर रहा हूँ। जैसे मैं डिलीट करूँगा यहाँ से भी सब हट जाना चाहिए। ज़बरदस्त, हट गया। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम है, यहाँ जैसे डेटा चेंज होता है यहाँ भी चेंज हो जाता है। ओके, तो एक फ़ाइनल टेस्टिंग करते हैं इस चीज़ की। मैंने यहाँ पे लिखा आयरन मैन। अच्छा, किसी ने सवाल किया था पिछली क्लास में कि अगर ये टेक्स्ट फील्ड क्लियर करनी हो तो क्या करना है। तो देखो, इसके लिए सिंपल सा काम है। मैंने आपको बताया था कि ये कंट्रोलर हमने लगाया है, हम इस इनपुट फील्ड्स को इस कंट्रोलर के थ्रू हैंडल करते हैं। तो इसी कंट्रोलर के अंदर एक मेथड मौजूद है क्लियर का, जैसे ही वो फंक्शन कॉल होगा ये क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा टाइटल कंट्रोलर डॉट क्लियर, इससे टाइटल कंट्रोलर यानी कि टाइटल की फील्ड क्लियर हो जाएगी। और फिर यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट क्लियर, इससे डिस्क्रिप्शन की फील्ड क्लियर हो जाएगी। मैंने इसको रीलोड किया, एक बार फिर से इमेज को पिक करते हैं, यहाँ से सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट हुआ फील्ड भी क्लियर हो गई और डेटा भी आ गया। और यहाँ पे जाके अगर मैं चेक करूँगा तो स्टोरेज में भी न्यू इमेज आ चुकी होगी। ओके, तो अब क्या, अब दो काम यहाँ पे रह गए। सबसे पहला काम तो ये है कि इस पोस्ट को हमने डिलीट करना है, और दूसरा काम ये है कि इस पोस्ट को हमने एडिट करना है। तो दो काम अभी हमारे यहाँ पे रहते हैं। हालांकि ये दो काम कुछ नए नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है इन्हीं का इस्तेमाल करके आपने करना है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ कि ये काम किस तरह से होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इस इमेज को इस पोस्ट को मैंने डिलीट करनी है, उसके लिए मुझे एक बटन चाहिए। कुछ बटन चाहिए ना जहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकूँ। तो उसके लिए एक बटन क्रिएट करते हैं। लेट्स से कि क्या किया जाए, थोड़ा सा फैंसी करें इसको। एक सेकंड में ज़रा देखता हूँ कि अगर मैं फ्लटर के अंदर बॉटम शीट खोलना चाहूँ तो कैसे खुलेगी। बॉटम शीट, ये है बॉटम शीट। अरे यार, इसको बहुत पढ़ना पड़ेगा, चलो छोड़ो। मैं फैंसी करने की कोशिश कर रहा था लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी। फैंसी नहीं करते, मैं यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो कि डिलीट का बटन होगा, और उसी के बराबर में एक एडिट का बटन लगा देते हैं। ठीक है, फैंसी नहीं करते, थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ पोस्ट के अंदर, और यहाँ पे मैंने यूआई बनाई हुई थी, तो यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम है, ठीक है, और इस कॉलम के अंदर ये तीन चीज़ें थी। तो चलो एक काम करते हैं, मैं और यहाँ पे लगाना चाह रहा था, उसको भी छोड़ा, थोड़ा सा और इजी कर लेते। इजी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो ये कि अगर मैं फैंसी करने जाऊँगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी, और दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यूआई बहुत अच्छे से बनानी आती है, वो सिर्फ यहाँ पे फायरबेस सीख रहे हैं, और यूआई हम कई इससे पहले पढ़ा भी चुके हैं। तो मैं इसलिए यूआई में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि काम कैसे होता है। तो मैंने एक यहाँ पे बटन लगा दिया डिलीट के लिए, और एक बटन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एडिट के लिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ, ये आ गए बटन। ठीक है, डिलीट और एडिट का। डिलीट के बटन के प्रेस के ऊपर मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, एक फंक्शन कॉल करता हूँ, और वो फंक्शन होगा आपका डिलीट पोस्ट, और इसको भी रहने देते हैं। डिलीट पोस्ट के फंक्शन में मैंने कहा वाइड डिलीट पोस्ट, एक फंक्शन है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं फायरबेस का वो काम करूँगा जिससे डिलीट होती है। अच्छा, उसके लिए ना डिलीट करने के लिए, चलो सबसे पहले मैं डिलीट समझा देता हूँ कैसे होता है। पहले तो मैं खुद समझ लेता हूँ। सबसे पहले मुझे ये डीबी चाहिए इंस्टेंस, इसको कॉपी कर लिया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे एसिंक लगाना है और ट्राई कैच लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्राई कैच क्या करता है, इस ट्राई के अंदर जो भी कोड होता है उसको रन करता है, और कोड में कहीं पे भी एरर होता है तो वो फ़ौरन कैश में चले जाता है उस एरर के साथ, और ट्राई का जो बाकी कोड होता है ना वो नहीं चलता। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस पॉइंट पे इसके बाद और भी कुछ लाइन है। ठीक है, अज्यूम कर लो ये 6 लाइनें जो कि कुछ ना कुछ काम कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पे जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई थी कोई भी एरर आया तो वो फ़ौरन नीचे का कैच चल जाएगा, और नीचे की ये जो 3 लाइन है ना ये नहीं होगी एग्जीक्यूट। अगर ऊपर कोई भी एरर आया किसी भी लाइन में, उसके नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये ट्राई कैच का फ़ायदा होता है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि सबसे पहले वो इंस्टेंस चाहिए मुझे, और ये मुझे लाइन करके कह रहा है कि मैंने वो लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की हुई फायर स्टोर की। मैं लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
अब मैं कहता हूँ db डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम है पोस्ट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट डिलीट। ठीक है, ये वो फंक्शन है जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करता है। अब यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट के आईडी देना ज़रूरी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की आईडी जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये डॉक्यूमेंट की आईडी होती है। यहाँ पे एक ही है सिर्फ, अच्छा एक ही सेव किया हुआ है ना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट की आईडी होती है, ये आईडी मुझे देना ज़रूरी है, तभी मैं इसको डिलीट कर सकूँगा। क्योंकि अगर मैंने इसको नहीं बताया कि कौन से डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है, तो ये कौन से डॉक्यूमेंट को डिलीट करेगा इसको नहीं पता, इसलिए मुझे ये आईडी चाहिए। आईडी मुझे कैसे मिलेगी? बहुत आसान है, ये आपका स्ट्रीम व्यू बिल्डर है। ठीक है, ये आपको डेटा ला के देता है फायरबेस से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट डॉट डेटा के अंदर आपको डेटा मिलता है। डॉक्यूमेंट डॉट आईडी में आपको आईडी मिलती है, तो मैंने कहा कि यहाँ से स्ट्रिंग ले लो, आईडी इज़ इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट आईडी। इस आईडी को मैं इस डेटा में रख के भेजूँगा। तो मैंने कहा कि डेटा, उसके अंदर एक आईडी है, इज़ इक्वल्स टू दिस आईडी, इसको नीचे ले जाके सेव कर दिया। ठीक है, तो ये डेटा का एक मैप था, उसके अंदर फायरबेस से डेटा आ रहा था, मैंने उसमें आईडी की एक की बना दी और आईडी भी रख दी। ये डेटा यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आके मैंने कहा कि ये डेटा आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आके प्रिंट करवाऊँ डेटा और इसके अंदर है आईडी, इसको मैं रिलोड करता हूँ, ये देखें ये आईडी आ गई। ये आईडी यहीं से आ रही है, ये आईडी और ये आईडी सेम है, आप मैच भी करके देख सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर भरोसा नहीं है तो वीडियो रोक लो, मैच करके देख लो, सेम है। ठीक है, वैसे भरोसा क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब जो है यहाँ पे, अच्छा अब जो है यहाँ पे डेटा आ चुका है, आईडी आ चुकी है। अब मैं इस आईडी को उठाऊँगा और यहाँ दे दूँगा। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया कि भाई पोस्ट का कलेक्शन है, उसमें ये वाली आईडी है, इसको कर दो डिलीट। ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, मैंने यहाँ से अवेट लगा दिया। अगर कोई एरर आता है तो मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। इसको सेव करते हैं, इसको यहाँ से रन करते हैं और मैं यहाँ पे फायरबेस भी खोल लेता हूँ। तो अब इन थ्योरी जैसे ही मैं इस डिलीट के बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी डिलीट हो जाना चाहिए ये डेटा और यहाँ से भी डिलीट हो जाना चाहिए। इसको देखते हैं, हो गया डिलीट। अब मैं यहाँ से दोबारा से ऐड कर देता हूँ कुछ नया डेटा, एक इमेज पिक कर ली, सबमिट कर दिया। जल्दी जल्दी थोड़ा सा डेटा मैं क्रिएट कर लेता हूँ। कैट प्रिटी कैट पिक कर ली एक इमेज, यहाँ भी सबमिट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ भी डेटा ऐड होता जा रहा है और यहाँ भी डेटा ऐड होता जा रहा है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मुझे ये कैट नहीं चाहिए, चलो ये आयरन मैन नहीं चाहिए था, मैं इसको जैसे ही डिलीट करूँगा, यहाँ से भी डिलीट, वहाँ से भी डिलीट, इसको डिलीट किया, यहाँ से भी डिलीट, वहाँ से भी डिलीट, हो गया। डिलीट का काम आसान था। अब बिल्कुल ऐसे ही एक काम हमने करना है एडिट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं भी करवा के देता हूँ एडिट का काम, लेकिन मैं सबको ये कहूँगा कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और जाके ना खुद से एडिट करने के बारे में थोड़ा सा सोचो कि एडिट किस तरह से किया जा सकता है। ट्राई करो, नहीं आता समझ में फिर यहाँ पे आओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो और देखो कि एडिट कैसे होता है। ओके, सबसे पहले एडिट करने से पहले अगर मैं एक इमेज यहाँ पे ऐड कर दूँ आयरन मैन के नाम से, यार आयरन मैन के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, आयरन मैन कर करके थक गया, कुछ तो होगा। डाउनलोड्स है ना यार, डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर लेते हैं। ये है आपका डॉक्टर स्ट्रेंज, डिस्क्रिप्शन है आई एम अ वेरी स्ट्रेंज डॉक्टर। यहाँ से मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, डेटा वहाँ भी चला गया, डेटा यहाँ पे भी आ गया, इमेज भी लोड हो गई। अब मैं इस एडिट पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, देखो एडिट में क्या करूँगा, मैं इमेज भी एडिट कर सकता हूँ, मैं
टाइटल भी एडिट कर सकता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन भी एडिट कर सकता हूँ। इसका मतलब कि सबसे पहले तो मुझे कोई इनपुट चाहिए जहाँ पे मैं एडिट कर सकूँ, ठीक है। ऊपर वाले इनपुट तो मेरे पोस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं ना, एडिट के लिए तो यूज़ नहीं होंगे। मुझे नया इनपुट चाहिए। नया इनपुट मैं कहाँ पे दिखा सकता हूँ? तो एक कॉमन तरीक़ेकार होता है पॉपअप मॉडल के तौर पे, ठीक है। पॉपअप मॉडल के तौर पे आप कोई भी चीज़ दिखाते हो, यानी स्क्रीन के ऊपर पॉपअप होके बॉक्स के अंदर आ जाए। तो सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर मैं ये चीज़ दिखा सकूँगा। तो मैंने कहा एक और फाइल बना लेता हूँ। वैसे मैं उस फाइल में भी कर सकता था, लेकिन कोड को थोड़ा सा क्लीन करने के लिए मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, एडिट लेट्स से एडिट डायलॉग डॉट डाट, ठीक है। नाम चेंज कर लेते हैं तो चलो ठीक है, यही सही है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक स्टेटलेस विजिट, नाम इसका होगा एडिट डायलॉग। यहाँ से क्लियर कर दो। इसको चाहिए मटेरियल का पैकेज, मटेरियल का पैकेज दे दो, ओके। अब ये क्या करेगा? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे इसको ओपन करना है। ओपन मैं कहाँ पे करूँगा? ये जो एडिट का बटन मैंने बनाया था, यहाँ पे एक फ़ंक्शन कॉल होगा एडिट पोस्ट के नाम से। ये फ़ंक्शन मैं ऊपर बना लेता हूँ, एडिट पोस्ट। ये एक फ़ंक्शन कॉल करेगा शो डायलॉग का, ठीक है। ये डार्ट का एक पैकेज फंक्शन है शो डायलॉग के नाम से, यानी कि जो भी पॉपअप आपने बनाया है वो स्क्रीन पे दिखाने के लिए आप ये कॉल करते हो। इसको एक कॉन्टेक्स्ट पास करते हो, ठीक है, जो कि यहाँ से आ रहा है, और इसको एक बिल्डर फंक्शन पास करते हो। बिल्डर फंक्शन में एक फ़ंक्शन होता है जो कि एक्सपेक्ट करता है आपसे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट। अब देखो ये चीज़ मुझे याद हो गई है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक मॉडल बनाया था एक प्रोजेक्ट में, मुझे याद हो गया। मुझे याद नहीं था ये। मैं 2 दिन पहले जब मैं गया था तो मैंने गूगल पे जाके लिखा था फ्लटर डायलॉग, ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने रीड किया था, इसको रीड करके मैंने बनाया था, लेकिन क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले बनाया तो मुझे अभी याद है, तो मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे भी कोई चीज़ें याद नहीं होती, मैं भी गूगल करता हूँ, आपने भी गूगल करना है, ओके। गूगल करने में ना कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं एज अ टीचर होते हुए कह रहा हूँ, आपके सामने गूगल कर रहा हूँ, हालांकि मैं चाहता तो मैं ये सारी चीज़ें क्लास से पहले गूगल करके एक जगह लिख के रख लेता, आपके सामने नहीं करता। लेकिन फिर पता कैसे चलेगा कि गूगल किया जाता है, ठीक है। बड़े से बड़ी कंपनीज में बड़े से बड़ा सीनियर डेवलपर भी गूगल कर रहा होता है, क्योंकि हर चीज़ आपको नहीं पता होती। 10,000 चीज़ें यार, क्या क्या याद रखोगे? आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझ में आना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो, मैं जो भी कॉपी पेस्ट करता हूँ ना गूगल से, मैं अंधाधुन कॉपी पेस्ट नहीं करता, मुझे समझ आता है। समझना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी नहीं है, ओके। बिल्डर फंक्शन है, बिल्डर फंक्शन रिटर्न करता है कोई भी विजिट। जो भी विजिट ही रिटर्न करेगा वो आपके जो पॉपअप आएगा उसमें शो हो जाएगा। तो मैंने अभी भी एक विजिट बनाया है एडिट डायलॉग के नाम से, वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। इसको रिलोड करता हूँ, तो अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एडिट के ऊपर तो वो खुलना चाहिए। अच्छा, उसके अंदर मैंने कुछ सेव नहीं किया हुआ, यहाँ पे मैं एक टाइटल बना के, एक टेक्स्ट बना के यहाँ पे लिख देता हूँ ईज़ान। इसको रिलोड किया, जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा आपने देखा कि ये ईज़ान आ चुका है। क्योंकि ईज़ान का कलर थोड़ा सा इस तरह का हो रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूँ कलर से दे देता हूँ इसको। मैंने कहा कि कलर वाइट है, रिलोड, ये आ गया, ठीक है, ईज़ान आ चुका है। अच्छा, ईज़ान तो आ गया, लेकिन मुझे ना इस तरह का नहीं चाहिए था। मुझे थोड़ा सा ना अभी ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन के ऊपर पूरा आ गया। मुझे पूरी स्क्रीन के ऊपर नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे ऐसा पॉपअप चाहिए था। पॉपअप क्या होता है मैं अभी क्विकली आपको दिखा देता हूँ। फ्लटर डायलॉग अगर मैं लिखूँ, जो अभी लिंक आया था, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक इमेज, एक मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर आपको एक डायलॉग सा नज़र आ रहा है, एक बॉक्स सा नज़र आ रहा है। इसको हम कहते हैं डायलॉग, या और ज़बान में इसको कहते हैं मॉडल या पॉपअप, 3-4 इसके नाम है, ठीक है। फ्लटर में हम इसको डायलॉग कहते हैं। तो मुझे इस तरह का बनाना है, तो इस तरह का बनाने के लिए फ्लटर हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो एक उसकी चीज़ का नाम है अलर्ट डायलॉग के नाम से, जिसमें आप कंटेंट पास करते हो, यहाँ पे कंटेनर पास करते हो, इसमें चाइल्ड पास करते हो, जिसका टेक्स्ट होता है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ ईज़ान। अब फिर वही वाली बात, ये चीज़ें मैं याद नहीं करके बैठा हुआ। कुछ दिनों पहले मैंने बनाया था, इसलिए मुझे याद हुआ है, वरना मैंने उस टाइम गूगल ही किया था। याद नहीं होता, अभी मैं गूगल करता। हो गया?
वो जो पूरी स्क्रीन पे था अब वो एक छोटा सा मॉडल बन चुका है। अच्छा, वो पूरी स्क्रीन पे जो था ना उसको मैं स्टाइल करके इस तरह का खुद से बना सकता था, लेकिन क्योंकि फ्लटर ने मुझे एक दिया हुआ है अलर्ट डायलॉग के नाम से, जो कि बिहाइंड द सीन वही काम कर रहा होगा, एक कंटेनर लगा के उसको स्टाइल कर रहा होगा, ये मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। ठीक है, मैंने ये लगा दिया। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने ये काम करना है कि इसके अंदर एक कॉलम होगा, उस कॉलम के अंदर मुझे एक टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए और एक पिक एंड इमेज चाहिए। तो मैं होम में जाता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पिक एंड इमेज। कॉपी किया, कंटेनर में लाके पेस्ट कर दिया। कंट्रोलर्स नहीं है, कंट्रोलर्स बना लेते हैं। मैंने कहा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टाइटल कंट्रोलर, कंट्रोलर इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ये हो गया टाइटल के लिए, ये हो गया डिस्क्रिप्शन के लिए, और एक फंक्शन बना लिया पिक इमेज के नाम से। ये क्या कह रहा है यार, टू मेनी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ओह ओके ओके ओके। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन का एक जाता है, उसके अंदर चीज़ें होती है। मैं भी छोटी छोटी गलतियाँ कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक टाइटल बन गया, डिस्क्रिप्शन बन गया और उसके एक अंदर एक इमेज बन चुकी है। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। क्यों बड़ा हुआ है? लेट्स सी मेन एक्सेस साइज, मेन एक्सेस साइज डॉट मिन करके देखते हैं। मुझे भी नहीं पता क्यों बड़ा हुआ है, ज़रा सा इसको चेक कर लेते हैं। ओके, छोटा हो गया। ठीक है, तो वो कॉलम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फुल अवेलेबल हाइट ले रहा था, लेकिन मैंने इस प्रॉपर्टी के साथ उसको कह दिया कि भाई फुल हाइट मत लो, अपने अंदर जो उसका कंटेंट है उसको देखो और उतनी हाइट ले लो। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया। अच्छा, अब मैंने क्या काम करना है, अब जैसे ही वो यहाँ पे कुछ लिखे, यहाँ पे कुछ लिखे और वो पिक एंड इमेज पे इमेज को सेलेक्ट करे, तो अब जो है वो पिक एंड इमेज के बाद एक और चीज़ यहाँ पे चाहिए मुझे, डन का एक बना देता हूँ और इसके ऊपर मैं डन का एक फ़ंक्शन कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं फ़ंक्शन बना लेता हूँ डन के नाम से। ठीक है, तो जैसे ही मैं डन पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए कि जो पोस्ट मैंने बनाई थी वो पोस्ट अब एडिट हो जानी चाहिए। तो अब देखो, पोस्ट एडिट करने के लिए सबसे पहली चीज़ मुझे क्या चाहिए। अच्छा, इस पॉइंट पे आके भी मैं यही कहूँगा कि यूआई बन चुकी है, तो अब आप वीडियो को पॉज करो और जाके इसको खुद से इम्प्लीमेंट करो कि एडिट आप किस तरह से कर सकते हो। नहीं होता फिर वापस आओ, इस वीडियो को देखो, कंटिन्यू करो और आगे बढ़ो। देखो, डिलीट करने के लिए मुझे आईडी चाहिए थी, क्योंकि फायरबेस को नहीं पता था कि मुझे किस डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है। मैं आईडी से बता रहा था कि भाई इस डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है। अब एडिट करते हुए भी सेम ही चीज़ होगी कि भाई किस को डिलीट करना है, किस पोस्ट को एडिट करना है। मुझे आईडी चाहिए, आईडी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, पोस्ट के अंदर मेरे पास आईडी मौजूद है। ठीक है, ये आईडी मौजूद है। मैं क्या करूँगा, पोस्ट के ऊपर ये जो डेटा का पूरा मैप था ना, ये पूरा का पूरा पास कर दूँगा इस एडिट डायलॉग को। ठीक है, इस एडिट डायलॉग के अंदर मैं इस चीज़ को रिसीव करूँगा। मैंने कहा मैप डेटा फाइनल एडिट, और ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ये आप पढ़ चुके होंगे फ्लटर के अंदर, तो मेरे नहीं ख्याल कोई मसला होगा इसको समझने में। डेटा मैंने रिसीव कर लिया। अब इस डेटा के अंदर आईडी मौजूद है। सबसे पहला काम मैं एक और ये भी करता हूँ कि डेटा के अंदर ना टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है। तो मैं एक काम ही करता हूँ कि जो भी टेक्स्ट था ना उसको प्री फिल कर देता हूँ। ठीक है, प्री फिल करने का मतलब ये है प्री फिल करने का मतलब ये है कि जैसे ही वो इनपुट आएंगे ना तो उनके अंदर ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन पहले से लिखी हुई होगी। तो इससे ना ज़रा यूज़र को आसानी हो जाती है ये देखने में कि यार ये चीज़ पहले से लिखी हुई थी, अब दूसरी चीज़ मैंने अपडेट करनी है। तो अगर मैं एडिट में जाता हूँ, अब आप देखेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन पहले से लिखा हुआ है, टाइटल नहीं लिखा हुआ पहले से। क्यों नहीं लिखा हुआ? ओके, ये टेक्स्ट नहीं है, ये टाइटल है। ओके, टाइटल भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। अब मैंने सिर्फ काम करना है। तो अब क्या करूँगा मैं कि पीछे जाऊँगा
और मैंने पिक का एक फंक्शन बनाया हुआ था यहाँ पे, पिक एन इमेज का। कहाँ है ये रहा, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ ला के यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मुझे ये इमेज पिकर की लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है, अच्छा सेट स्टेट कर रहा हूँ मैं, तो सेट स्टेट भी मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा एक स्टेटफुल विजिट के अंदर। कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक स्टेट बना ली, स्ट्रिंग इमेज पाथ के नाम से, जो कि नीचे हो रहा है। तो वही वाला सारा काम है, तेज़ी से मैंने कर दिया है कि इमेज को मैं पिक करता हूँ। ठीक है, पिकर खुलता है, वहाँ से इमेज आती है, जो भी इमेज आती है उसके पाथ को मैं सेट स्टेट करवा के इस वेरिएबल के अंदर रखवा देता हूँ। ठीक है, इसको रिलोड करते हैं, लेट्स ट्राई। बल्कि अभी ट्राई नहीं करता, मैं डायरेक्टली आगे बढ़ जाता हूँ। अब जब डन होगा तो डन के अंदर मैंने क्या करना है, सबसे पहले एसिंक्रोनस काम करना है, यहाँ पे ट्राई कैच लगाना है, सारा वही काम जो हम पीछे कर चुके हैं। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ प्रिंट, अगर कोई एरर आता है तो मैं एरर स्क्रीन पे प्रिंट करवा, सॉरी कंसोल पे प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं एक मैप बना लेता हूँ न्यू पोस्ट के नाम से, जिसके अंदर टाइटल होगा, टाइटल कंट्रोलर से आएगा, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन होगी जो कि डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर से आ रही है, डॉट टेक्स्ट। और यहाँ पे होगा यूआरएल। यूआरएल कहाँ से आ रहा है, जैसे कि हमने पहले पीछे काम किया था कि हमने सबसे पहले स्टोरेज में अपलोड करना है और फिर वहाँ से डाउनलोड यूआरएल उठाना है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, उसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, कॉपी पेस्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत होगा। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ तक कॉपी, और यहाँ ला के पेस्ट। और मुझे यहाँ से ये चाहिए और ये चाहिए, नहीं ये चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, पेस्ट कर दो। और कुछ चाहिए, हाँ मुझे एक और चीज़ चाहिए जो कि है ये वाली लाइब्रेरी। इसको भी कॉपी करो, यहाँ ला के पेस्ट कर दो। ठीक है, जो जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उनकी लाइब्रेरीज़ को हमने यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं समझा नहीं रहा, क्लियर है सबको कि मैंने यहाँ पे फायरबेस का एक रेफरेंस बनाया। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको एक इमेज नाम दे दिया, उसकी एक फ़ाइल बनाई, फायरबेस में जाके अपलोड कर दिया, फिर उसका डाउनलोड यूआरएल ले लिया और इस डाउनलोड यूआरएल को मैंने यहाँ रख दिया। सेट है, यहाँ तक तो कुछ नया नहीं किया हुआ मैंने। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस में इस चीज़ को अपलोड करना है। डेटाबेस में अपलोड कैसे होगा, डेटाबेस में एडिट कैसे होगा, मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस बना लिया, डीबी का। ठीक है, फायरस्टोर का। इसको इंपोर्ट करना है, मैंने इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कहा डेटाबेस डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम है पोस्ट डॉट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की आईडी मेरे पास डेटा डॉट आईडी के अंदर है, डॉट सेट। ठीक है, सेट का फंक्शन हमने पहले भी यूज़ किया था। डेटा यहाँ क्यों नहीं है, ओह ओके, विजिट डॉट डेटा। ठीक है, क्योंकि स्टेटलेस विजिट के अंदर, सॉरी स्टेटलेस के अंदर आपको डायरेक्ट डेटा मिल रहा होता है, जो भी आपने वहाँ से पास करवाया था। स्टेटफुल में आपको विजिट के अंदर मिलता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि विजिट डॉट डेटा और उसकी आईडी सेट कर ली, सेट का एक फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे मैंने ये न्यू पोस्ट को ऐड कर दिया। ये एसिंक्रोनस काम है, तो मैंने यहाँ पे अवेट लगा दिया। और अब मुझे नहीं पता कि ये क्लोज़ कैसे होता है। ओके, क्लोज़ मुझे पता है कैसे होगा, तुक्का मार के देखते हैं। ठीक है, नेविगेटर डॉट ऑफ डॉट पॉप, ये मेरा तुक्का है कि जो मैंने पॉपअप खोला हुआ था उस पॉपअप को क्लोज़ इससे होगा। लेट्स ट्राई दिस। मैंने इसको यहाँ से किया रिलोड, इसको एडिट करने जाते हैं। मैंने यहाँ से कहा डॉक्टर स्ट्रेंज अपडेटेड और एक नई इमेज पिक कर लेता हूँ, लेट्स से ये वाली, और यहाँ से किया डन। ओके, कुछ फट गया, समथिंग इज़ रॉन्ग, देखते क्या मसला है। अगेन अपडेट करता हूँ,
अनहैंडल प्रॉमिस रिजेक्शन, कुछ तो मसला है, क्या मसला है? अगर मैं पूरा एरर यहाँ पे प्रिंट करवा लूँ तो देखते हैं, तो क्लियर भी कर लेता हूँ, डन। डायनेमिक इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग डायनेमिक। ओके 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 ओके। फायरबेस को जो हम डेटा पास करते हैं ना, उसकी जो टाइप होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। ओके, ये गलती थी, ये टाइप होनी चाहिए। पीछे मैंने क्या काम किया था, पीछे जो है ना मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डेटा इस तरह से रख दिया था, यानी कि इस पूरे को मैं कॉपी करूँ और मैंने पीछे जो है ना ये काम किया था। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल बनाया था, तो उस वेरिएबल की जो टाइप होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए स्ट्रिंग डायनेमिक। ओके, इसको रिलोड करते हैं, यहाँ से सेव किया। अच्छा, टाइप्स क्या होती है वो आप फ्लटर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेसिक्स के अंदर, तो मैं दोबारा नहीं बता रहा। यहाँ से मैंने डन किया, डन हो गया, पीछे मेरा मॉडल भी बंद हो गया, तुक्का मेरा सही लग गया। और पीछे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अपडेट हो चुका है, और ये अपडेट यहाँ पे भी हो चुका होगा। ठीक है, एक बार और देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि जस्ट फॉर टेस्टिंग कुछ और चीज़ भी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। मैंने कहा आयरन मैन, आई एम आयरन मैन, यहाँ से एक इमेज को पिक करते हैं इसकी और सबमिट कर देता हूँ, हो गया। यहाँ पे मैं कैट भी डाल देता हूँ, एक लवली कैट, प्रिटी कैट। यहाँ से एक इमेज को पिक करता हूँ, कैट की इमेज डाल देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आ चुका है और यहाँ पे भी आ चुका है। अब इसमें से मैंने किसी एक चीज़ को अपडेट करना है। मैंने कहा आयरन मैन को अपडेट करते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया एडिट के ऊपर, ये ऑलरेडी प्रीफिल्ड आ रहा है। मैंने यहाँ से डाल दिया कुछ डिस्क्रिप्शन और आयरन मैन में मैंने कुछ चीज़ लिख दी और यहाँ से एक इमेज को उठा के फॉर एग्जांपल ये वाली डाल दी। यहाँ से डन किया। अब यहाँ पे देखने चेंज हो जाएगा, ये हुआ नज़र आया चेंज होता हुआ। अगर इसके अंदर मैं जाऊँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो चेंज नहीं हुआ है। ओके, चेंज नहीं हुआ, कम ऑन यार। ओके, मुझसे कोई गलती हो गई है लगता है। टेक्स्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, तो मैंने तो चेंज कर दिया था। एक सेकंड ज़रा देखते हैं कि इस टेक्स्ट में मुझे मिल क्या है। मैं नीचे का काम सारा कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि टेक्स्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट में मुझे क्या मिलता है। सेव किया, यहाँ से इसको चेंज किया, क्लियर आउट किया। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को कर दिया चेंज, ठीक है, क्लियर किया। यहाँ से जैसे ही मैं डन करूँगा ओके, मैंने कोई इमेज सेलेक्ट नहीं की हुई है ना, तो इन सब में एरर आ रहा है। अभी इसको मैं ज़रा कमेंट आउट करता हूँ सिर्फ डिबगिंग पर्पज़ के लिए कि प्रॉब्लम असल में है क्या। मैंने यहाँ पे चेंज किया टेक्स्ट को थोड़ा सा, और जब मैं यहाँ से डन करूँगा तो ये तो चेंज हो गया। तो जब ये चेंज हो गया तो फिर डेटाबेस पे पुरानी वैल्यू कैसे चली गई? मे भी उस टाइम कोई मसला हुआ होगा। मैं इसको दोबारा से ज़रा करके देखता हूँ। मैंने यहाँ से एक इमेज पिक कर ली, ये वाली, और यहाँ से मैंने इसको चेंज कर लिया। ओह अच्छा, ओके, मैं समझ गया। मसला यहाँ पे ये है कि मैंने जो ये वाला काम किया है ना कि टेक्स्ट जो है वो जो भी पुरानी वैल्यू है जो कि अभी करंट वैल्यू है टाइटल और डिस्क्रिप्शन की, वो मैं यहाँ पे करता हूँ ताकि इन फील्ड्स के अंदर आ जाए। अभी अब जादू देखना, मतलब प्रॉब्लम समझना। मैंने ये अपडेट कर दिया और ये अपडेट कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं इमेज पिक करूँगा, फॉर एग्जांपल ये पिक कर ली मैंने, ये जादू देखा, जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन था वो पुराना वाला आ चुका है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो बिल्ड मेथड है ना, जब भी आपकी यूआई अपडेट होती है ना, ये बिल्ड का मेथड दोबारा से चलता है। तो अब अगर आप कंसीडर करो, जैसे ही मैंने इमेज पिक की, आपका बिल्ड का मेथड चला, ठीक है, ये वाली लाइन दोबारा चली, इसने क्या किया, इसके अंदर जो वैल्यू सेव हुई थी उसको अपडेट कर दिया पुरानी वाली वैल्यू के साथ। तो ये काम गलत है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर ये कहाँ होना चाहिए?
हमारे पास एक मेथड होता है इनिट स्टेट के नाम से, ठीक है। आई गेस कि यहाँ पे अगर मैं ये काम करूँ तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस टेक्स्ट को ले जाऊँ ऊपर और यहाँ से इसको क्लियर आउट कर दूँ, यहाँ से इसको क्लियर आउट कर दूँ और यहाँ पे आके मैं कहूँ टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू widget डॉट widget डॉट डेटा और उसके अंदर टाइटल, और सेम चीज़ मैंने कर दी इसके लिए। इसको ज़रा मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ये क्या काम किया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सेव किया, इसको क्लोज़ करते हैं। मैंने यहाँ से एडिट पे क्लिक किया, ये सही चल रहा है। मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, न्यू इमेज पिक की, ग्रेट। तो 2 मिनट वीडियो को रोको और ज़रा देखो कि मैंने क्या किया। देखो, करना ये था कि बिल्ड का मेथड जैसे ही चलता है ना, तो मैं क्या कर रहा था कि बिल्ड के अंदर ही जो है, देखो बिल्ड का मेथड जो है ना हर बार चलेगा जब जब आपकी यूआई रेंडर होती है, यानी कि यूआई चेंज होती है। मैंने इमेज को सेलेक्ट किया, मेरी यूआई चेंज हुई है, मेरा बिल्ड का मेथड चलेगा। बिल्ड का मेथड चलता था और मैं जो ये टेक्स्ट सेट करवा रहा था यहाँ पे, वो दोबारा से सेट हो जाता था। मुझे दोबारा सेट नहीं करना, एक दफ़ा जब आपका मॉडल खुल जाए उस वक्त सेट करना है, फिर सेट नहीं करना। तो मैंने क्या किया, उस कोड को हटा दिया, कंट्रोलर मैंने ऊपर बना लिए बिल्ड के बाहर, और यहाँ पे मैं सेट नहीं करवा सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये विजिट वाला वेरिएबल मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इनिट स्टेट के नाम से एक मेथड बनाया जो कि फ्लटर हमें प्रोवाइड करता है। ये जो इनिट स्टेट का मेथड है ना, ये सिर्फ एक बार चलता है। जैसे ही आपका ये डायलॉग ओपन होगा, फर्स्ट टाइम ये वाला मेथड चलेगा, फिर दोबारा कभी नहीं चलेगा। तो मैंने जो टेक्स्ट सेट करवाया वो इस मेथड के अंदर करवा दिया, ताकि बार बार टेक्स्ट सेट ना हो और मेरा जो टेक्स्ट है वो बार बार चेंज ना हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इसको, आयरन मैन को, यहाँ से मैं डन करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरी यूआई चेंज हो गई है, और अगर मैं पीछे जाऊँ तो यहाँ पर भी ये भी चेंज हो चुका है। मैं एक मरतबा और करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा डाला, और अब और करना, जैसे ही मैं डन करूँगा यहाँ से डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगी, ये ऊपर वाली। ओह ओके सॉरी यार मैं बार बार गलत कर दे रहा हूँ। इमेज तो पिक ही नहीं की ना, इमेज पिक करना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ से कहा कि इमेज मैंने उठा ली, कैट उठा ली। चलो, अब मैं जैसे ही डन करूँगा तो डिस्क्रिप्शन को देखना, डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा। हो गया, डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया, इमेज भी चेंज हो गई। अच्छा, इमेज पे आप कंडीशन लगा सकते हो, जो कि मैंने नहीं लगाई हुई, कि अगर तो जो ये वाला काम है, चलो कंडीशन छोड़ दो यार भाई, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बहरहाल इसको बेहतर करने के लिए ना आप यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा सकते हो कि अगर इमेज चेंज हुई है, यानी कि अगर आपने न्यू इमेज पिक की है, तो ये वाला काम होना चाहिए, क्योंकि ये वाला काम हो रहा है और मैंने इमेज पिक नहीं की हुई। अभी जो मैंने काम किया था ना कि इसको खोला और मैंने डन कर दिया, लेकिन एरर आ गया, तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने इमेज पिक नहीं की है। और क्योंकि मैंने इमेज पिक नहीं की है, तो ये जो है ना, ये वाला एरर कोड एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने इमेज कोई पिक ही नहीं की है और मैं इमेज अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़्यादा वो एरर आएगा। तो वो इस एरर से आप यहाँ से बच सकते हो अगर यहाँ पे कंडीशन लगा लो। मैं फ़िलहाल उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा, क्योंकि कंडीशन इफ़ की लगाना आप लोग को आता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इफ़ की कंडीशन यहाँ पे लगी। ओके, तो आई गेस के इसमें और कोई चीज़ ऐसी है नहीं। ऑलरेडी क्लास जो है वो 1.25 घंटे की हो गई है। यहाँ पे आई गेस के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने एक न्यू पोस्ट क्रिएट की, हमने पोस्ट डिलीट की, डिलीट भी करके मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे देखना, जैसे मैं इसको डिलीट करूँगा आयरन मैन को, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया, तो डिलीट हो गया, ठीक है। हमने डिलीट करके देखा, हमने एडिट करके देखा, हमने क्रिएट करके देखा, बाकी वाला काम हम कर चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पे हमारा फायरबेस
ख़त्म होता है, ख़त्म तो नहीं होता, बहरहाल फायरबेस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक्स है ना फायरबेस की वो ये है। अब बाकी जो चीज़ें हैं ना वो आप इन्हीं बेसिक को कर के बाकी चीज़ें सीखोगे, ठीक है? जैसे क्यूरी कैसे लगती है या सिंगल टाइम डेटा कैसे लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो होम है, यहाँ पे जो मैंने ये लगाया है स्ट्रीम व्यू बिल्डर, ये तो हमें रियल टाइम डेटा ला के दे रहा है ना, कि जैसे डेटा चेंज हो रहा है हमारी यूआई अपडेट हो जाएगी। ऐसा भी तो चाहिए कि मुझे सिंगल टाइम डेटा चाहिए, यानी कि मैं एक बार डेटा मंगवा लूँ, अब अगर डेटा पीछे चेंज भी होता रहे तो मुझे यूआई अपनी चेंज नहीं करनी। तो वो काम मैं कैसे करूँगा? अगर आप गौर करो, वो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं जाऊँ लॉगिन के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं डेटा उठाता हूँ यूज़र का, सिर्फ एक बार उठाता हूँ। अगर यूज़र का डेटा पीछे से चेंज हो जाए तो ये कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं सिंगल टाइम डेटा उठा रहा हूँ, तो आप सिंगल टाइम भी डेटा उठा सकते हो फायरबेस से, और आप रियल टाइम में भी डेटा उठा सकते हो फायरबेस से। ये आपके यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। आई गेस कि आप लोगों का समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। कोई सवाल हो वहाँ पे डाल देना, फिर आपसे इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये चीज़ें जो आपको बताई है करंट ऑपरेशन की, दैट इज़ क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, इसके मुताबिक यकीनी तौर पे आपको बेहतर तौर पे फ्लटर पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस के टारगेट्स हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड क्लास अब बाकी है। हमारा टारगेट यही है कि अब आप किस तरीके से डेवॉप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड बैक एंड डेवलपमेंट आप इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हुए किस तरह से कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर अबाउट टू डू एंड देन वी आर अबाउट टू वाइंड अप दिस पर्टिकुलर कोर्स। मुझे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है दैट यू पीपल वर एक्चुअली डूइंग द वर्क विद कंप्लीट डेडिकेशन। और एक और बात, वो बात ये है कि दो मैंने लास्ट क्लास में अनाउंस किया था दैट वी विल बी गिविंग यू द असाइनमेंट इन दिस पर्टिकुलर वीक, बट मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि ऑब्वियसली इस वीक में आप लोगों के पास ईद का मामला था, मौका था, तो उसमें बहुत सी ऑक्यूपेंसी होती है, हर एस्पेक्ट पे आप लोगों को की जिम्मेदारियां होती है। हमारे साथ भी होता है, यकीनी आपके एंड पे भी होता है। तो यही वजह थी कि मैंने आप लोगों को असाइनमेंट पोस्ट नहीं किया। अच्छा, एट द सेम टाइम मैंने ये भी नहीं बोला कि मैं नहीं असाइनमेंट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने मेहनत और हार्ड वर्क को बरकरार रखें। एंड दिस आई कुड सी द वे यू पीपल कम्युनिकेट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, और जिस तरीके से एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। आई यूजली डू द मॉनिटर आई यूजली मॉनिटर दैट पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप, और उसमें आप लोगों की एक्टिविटीज़ को भी मैं देख रहा होता हूँ। सो व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू डू इज़ वन थिंग क्लास, एंड दैट थिंग इज़ कि इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे एंड आगे बढ़ के हमारी जो कुछ चीज़ें हैं, फिर डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द कोर्स देयर वुड बी अ ह्यूज टास्क के जिसको आपको करना पड़ेगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि यू पीपल आर गोइंग टू वर्क एक्सट्रीम हार्ड इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम सक्सेस, और इंशाल्लाह इसी कोशिश को बरकरार रखते हुए देयर आर सो मैनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग अप इन द फ्यूचर। स्टे कनेक्टेड विद जवान पाकिस्तान, यू नो दिस थिंग दैट इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ डेवलपमेंट। इंशाल्लाह यू पीपल आर द फेसेस ऑफ जवान पाकिस्तान। आप ही वो लोग होंगे कि जो मिल के हम सब पाकिस्तान के तकदीर को बदलेंगे। सो लेट्स कीप इट अप टिल हियर, और इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन। इज़हान का कमेंट आ गया, फ्रंट एंड पे कंडीशंस लगेगी अगर एडमिन है तो डिलीट एंड एडिट। सो इज़हान इज़ एक्चुअली कन्वेइंग समथिंग टू यू पीपल ऑन द कमेंट। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप उसको देख लें, राइट? एंड आई गेस दैट्स इट। एक मिनट रुकिएगा, आई थिंक दैट्स इट। अपना अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।